इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के लेसन 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का क्विक रिवीजन देखेंगे। इसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सॉर होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर देते हैं। अगर हम बात करें आरेनियस की, तो आरेनियस एक साइंटिस्ट रहे हैं। तो इनके हिसाब से एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यदि पानी में डिज़ोल्व किए जाएं तो पानी में घुलने के बाद ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ कुछ एग्जांपल्स की, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसका पानी में इसको घोला गया तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरह से H2SO4 भी ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो गया है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी अपने आयंस में इनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। आगे बात करते हैं वीक एसिड्स की। तो वो एसिड्स वीक एसिड्स कहलाते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, इसके अलावा ये कार्बोनिक एसिड है। तो ये कुछ वीक एसिड्स है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ पर मेटल्स आएगा। मेटल्स के साथ में रिएक्शंस देखते हैं। तो जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 नहीं, डाइल्यूट एसिड्स जो कुछ सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, आप एग्जांपल्स देखिए। जैसे जिंक एक मेटल है और यहाँ पर ये H2SO4 एक एसिड है। ये मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर जिंक H2SO4 से ये जो हाइड्रोजन है इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह से जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से जिंक जब एसिडिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक एसीटेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप ये समझ सकते हैं जब कोई एसिड और मेटल की आपस में रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इनमें से HNO3 नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सभी मेटल्स के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये जो गैस हाइड्रोजन निकलती है ये उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए HNO3 सभी मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। जब HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। आप एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट की आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन देखिए तो ये NaCl, H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आप इनको याद रखेंगे। अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है।
अब बात कर लेते हैं बेसिस की। बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर बात करें हम वीक बेसिस की, तो वीक बेस वो बेस होते हैं जिनका आयोनाइजेशन पार्शियली होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें एल्कली की, तो एल्कली भी बेस होते हैं, पर एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कली कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक बात याद रखनी है इनके बारे में, जितने एल्कली हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि एल्कली वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, रेड से ब्लू करते हैं। वहीं एसिड क्या करते थे? ब्लू से रेड में करते हैं, रेड कलर देते हैं। और ये जो होते हैं बेस, ये सोपी टू टच होते हैं। अगर ये आप टच करके देखेंगे तो साबुन जैसे चिकने होते हैं, स्लिपरी होते हैं। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रिएक्शन विद मेटल्स। जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब जिंक से रिएक्शन होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। जब कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक साल्ट है, एंड वाटर H2O ये बनते हैं, साल्ट एंड वाटर बने हैं। अब बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज़ बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। जितने एसिड हैं और बेस हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है? देखिए, जितने भी एसिड हैं जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो ये हमेशा हाइड्रोजन आयन देंगे। इसी तरह से जो बेस होते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या इनके पानी में इनको घोला जाता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस, और जो एसिड होते हैं ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये तो इनमें रही कॉमन बातें। इसी तरह से आप ये भी समझ सकते हैं, जब आप किसी एसिड को पानी में घोलते हैं, आपको अगर कोई एसिड डाइल्यूट करना है तो हमेशा पानी के अंदर एसिड डाला जाता है, ना कि एसिड के अंदर पानी डाला जाता है। क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हैं एसिड का या बेस का तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए धीरे धीरे पानी के अंदर एसिड को या फिर किसी बेस को मिलाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर इनको अलोन अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन ये जो है हाइड्रोनियम आयन बनाकर रहते हैं। हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए जैसे HCl और H2O को जब HCl के यूँ कहिए कि पानी के अंदर जब HCl को घोला गया तो ये जो है जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वो वाटर के साथ में मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, तो पानी में हाइड्रोनियम आयन रहता है। इसी तरह से अगर हम देखें, जब किसी बेस को पानी के अंदर घोला जाता है, डिजोल्व करते हैं जब, तो NaOH जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन में ये ब्रेक हो गया है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो गया है। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। देखिए, ये हमने आपको बता दिया है, जब हम मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। किसी एसिड या बेस की मिक्सिंग वाटर के साथ होने को डाइल्यूशन कहते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड की, बेस की या किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान बताते हैं। जैसे अपने पास जो है रेड लिटमस पेपर है या फिर कोई ब्लू लिटमस पेपर है, या इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये हमें एसिड बेस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसकी pH वैल्यू कहाँ तक रह सकती है। जैसे जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, तो ये तो हैं नेचुरल इंडिकेटर्स।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ऑनियन है, ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो अपनी ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं, मेथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थेलिन है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं ये कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं। ये जो है हमें स्ट्रेंथ बताते हैं एसिड की या फिर बेस की। आगे बात करते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पीएच में पी जो है, पी का मतलब है पोटेंस यानी पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन समझ लीजिए या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है 0 से लेकर 14 तक के इस पर नंबर रहते हैं और यही हमें एसिड बेस या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। पीएच जो है ये एक नंबर है जो इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर किसी सॉल्यूशन का। अगर पीएच वैल्यू उस पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, अगर पीएच जो है 7 से पीएच जो है ग्रेटर देन 7 है, अगर 7 से बड़ा है पीएच तो ये सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो ये एसिडिक नेचर के सॉल्यूशन होते हैं। और अगर पीएच वैल्यू बिल्कुल 7 ही है, एग्जैक्ट 7 है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब अगर बात करें हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेकर के 7.8 अगर पीएच वैल्यू है तो यहाँ तक तो अच्छे से वर्क करती है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा इससे हो जाती है तो हमारे बॉडी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है। इसी तरह से जब बारिश होती है, अगर रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन की कैटेगरी में आ जाता है। और एसिड रेन जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पीएच के ही ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ क्या सभी प्लांट्स को, ट्रीज़ को, सबको अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की ज़रूरत होती है। इससे ऊपर या नीचे होने पर प्लांट्स की ग्रोथ जो है रुक जाती है या फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में भी एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर ये एसिड की वैल्यू HCl जो है, अगर ये एक्सेस अमाउंट में निकले तो हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाएगा, तो ये हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इसी तरह से जैसे हमारे टूथ हैं, इनका डिके भी, जो हमारा मुंह है, माउथ है, उसका पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारा जो टूथ हैं इनका डिके होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये भी सेल्फ डिफेंस में कुछ केमिकल्स निकालते हैं। जैसे आंट होती है, जब किसी को काटती है वो आंट स्टिंग में जो है फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह से नेटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन केमिकल्स का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। कुछ एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे विनेगर है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, इसी तरह से टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, सार मिल्क होता है जैसे दही होगी, कर्ड होगी, इसके अंदर लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड, नेटल स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड होता है। आगे बात करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये कुछ दूसरे प्रोडक्ट देता है। सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन बनाया, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलने के बाद ये ब्राइन सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये जो है क्लोरीन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है और साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देता है। तो ये जो 3 प्रोडक्ट क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें मिलते हैं, इनको अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग चीज़ें या अलग अलग कंपाउंड बनाने में यूज़ किया जाता है। तो आपको ये याद रखनी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट हैं और जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर मिलती है, हाइड्रोजन गैस इसमें कैथोड पर मिलती है। ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। जो ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर से जो हमें क्लोरीन गैस मिलती है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और साथ ही H2O यानी वाटर मिलता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कुछ इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो है वाटर को जर्म फ्री करने में यूज़ होता है। इसके अलावा जो ब्लीचिंग एजेंट हैं जैसे पेपर फैक्ट्रीज होगी, लॉन्ड्रीज होगी, ऐसी जगह पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। आगे बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा NaCO3, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। पहले तो हमने ब्राइन सॉल्यूशन बनाया, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस फ्लो कराई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराई। जब ये सब रिएक्शन हो जाती है तो हमें अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 यानी बेकिंग सोडा मिलते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराने पर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा हमें मिलते हैं। अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट करें तो हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जो बेकिंग सोडा है ये बेसिक साल्ट है, ये बात आप याद रखेंगे। इसको बेकिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को जो है इस्तेमाल करते हैं केक वगैरह बनाने में और जो भी बेकरी के प्रोडक्ट्स है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा जो होता है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट, H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ से हमें मिला है सोडियम कार्बोनेट। जब हम इस सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में बदल जाता है और यही वॉशिंग सोडा है। ये वॉशिंग सोडा जो है इसको ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमें मिलता है और यह है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, आप ऐसे कह सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट में वाटर, जो क्रिस्टलाइन वाटर है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। अब अगर हम मान लीजिए हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिक्स करके कुछ लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया है तो 4-5 घंटे के बाद ये फिर से हार्ड मटेरियल में बदलने लगता है, यानी ये हार्ड हो जाता है और ये जो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट होने लगता है। आफ्टर समटाइम्स इफ POP इज़ मिक्सड विद वाटर, तो क्या होता है, इसमें जो है फिर से वो जो इसमें से 3/2 H2O जो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले थे हीट करने के बाद जिप्सम से, फिर से वापस आ जाते हैं तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। इस तरह से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन है और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है टॉयज़ बनाने में, स्टेचूज़ बनाने में, इसके अलावा जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको रीअलाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा CBSE क्लास 10 साइंस का लेसन 2 का 1 शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कृपया करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।